चलिए स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप सबको मेरी? हेलो, आवाज़ आ रही है? Yes, sir. अच्छा, yesterday we were discussing about electric field of two unlike charges. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू अनलाइक चार्जेस को हमने डिस्कस किया था और हमने क्या देखा था कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में कंसीडर की जाती है, क्योंकि टेस्ट चार्ज के ऊपर दोनों का फोर्स सेम डायरेक्शन में होता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में ही रहती है, एक डायरेक्शन में ही रहती है, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं करती। ठीक है जी। So that we discussed in previous class. Now we will start a new topic today, that is electrical potential, and we will talk about electrical potential today. Okay. So what is an electrical potential? Let us discuss that. Electrical potential, and there is another term which is electrical potential energy. We are going to discuss both these terms, what is an electrical potential and what is an electrical potential energy. Okay. Now, electrical potential, you already know. You have discussed this thing as a word as voltage. Electrical potential is simply voltage. What was the definition of voltage? Voltage is energy per unit charge. ठीक है जी? That is energy per unit charge. ठीक है जी? तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अच्छा, बाय द वे, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इसमें ये एनर्जी ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। इसको हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इसको हम वोल्टेज या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का वर्ड इसके लिए यूज करते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि अगर मैं चार्ज जो अपॉन में चार्ज है उसको 1 कर दूं, यूनिट चार्ज कर दूं, ठीक है, इफ टेकिंग यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज अगर हम ले रहे हैं, यूनिट चार्ज का मतलब होता है 1 कूलम। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? वोल्टेज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। जी, एग्री करते हैं सारे इस बात से? एवरीवन? जी, ईशान, फरवा, फातिमा, विक्रम, नेहा। सर रिपीट कर दें। मैं रिपीट कर देता हूँ। जैनब, देखो क्या कह रहे हैं हम कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम स्टडी करने लगे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हम पहले पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सिंपली किसको कहा जाता है? वोल्टेज को। वोल्टेज की डेफिनेशन हमने बनाई हुई है, वोल्टेज इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है जी। और अगर हम ये जो फॉर्मूला है इसमें यूनिट चार्ज ले लें, चार्ज की वैल्यू को 1 कूलम ले लें, तो सिंपली हमारे पास हो जाएगा वोल्टेज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी। यानी हम यूनिट चार्ज के लिए पोटेंशियल को या वोल्टेज को ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करेंगे। यूनिट चार्ज मीन 1 कूलम चार्ज। ठीक है जी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। एनीबॉडी इज हैविंग एनी इशू? जी गाइस, आर यू अवेकन? नो सर, कोई मसला नहीं है। अच्छा चलो, बाकी सारे कहाँ हैं? बाकी सो रहे हैं क्या? So this is, we were talking about electrical potential. ये आपके पास होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक्चुअली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ही है, लेकिन ये एनर्जी कितने चार्ज के पास होती है, यूनिट चार्ज के पास या 1 कूलम चार्ज के पास। ठीक है जी। अब एक दो बातें मुझे बताइए जरा इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट किस केस में बढ़ती है और डिस्प्लेसमेंट किस केस में कम होती है। एक बात याद रखिएगा, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होती है, ठीक है, या इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होती है या इंक्रीज हो रही होती है, तो उस केस के अंदर वर्क डन कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। जब आप किसी फिक्स पॉइंट से, डिस्प्लेसमेंट को नापने के लिए हमेशा एक फिक्स पॉइंट की जरूरत होती है जिसको हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ओरिजिन बोलते हैं। जब आप किसी फिक्स पॉइंट से दूर जा रहे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक फिक्स पॉइंट है ओरिजिन, इससे अगर आप इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही होगी। डिस्प्लेसमेंट बढ़ने का मतलब क्या है कि आपका वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर आप इस साइड पे आ रहे हैं, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, यानी आपकी डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में बढ़ नहीं रही, आप ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कम हो रही होगी। तो उस केस में हम आपका वर्क कैसा कंसिडर करेंगे, वर्क हमारा कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव वर्क हमारे पास कंसिडर किया जाएगा। ठीक है जी, इसमें किसी को कोई इशू? अच्छा, अब एक बात मुझे बताइए, हमारा टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। हमने एक सोर्स चार्ज लिया, प्लीज पे अटेंशन, एक सोर्स चार्ज लिया और इस सोर्स चार्ज के सेंटर पॉइंट को हमने क्या कंसीडर किया, ओरिजिन। हमने उसको मान लिया ओरिजिन, ठीक है। ये सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव है। अब मैंने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा और आपको पता है कि टेस्ट चार्ज भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। मुझे एक बात बताइए, ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, राइट साइड पे, राइट साइड पे रिपल्जन का फोर्स लगाएगा, यानी ये इसको दूर लेके जाएगा इससे। सब एग्री करते हैं इससे? जी बच्चों, रमला, sir. रमशा, सारिम, हसन, सुफियान, एग्री करते हैं सारे इस बात से? अच्छा, जब ये दूर जाएगा, ठीक है, और दूर जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से दूर जा रहा है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी, इंक्रीज, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही होगी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे जो वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय पॉजिटिव सोर्स, सॉरी सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव वर्क डन। एग्री करते हैं सारे इस बात से कि ये जो सोर्स चार्ज जो है, क्योंकि ये इसको दूर लेके जा रहा है, क्योंकि इसकी ये इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है, तो इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट की वजह से हम ये मानेंगे कि ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज जो टेस्ट चार्ज पे वर्क कर रहा है, वो कैसा वर्क कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज कर रहा है, आपको ओरिजिन से दूर लेके जा रहा है। इसमें किसी को भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छा, अब एक और बात बताइए मुझे, अगर ये हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव होता, इफ सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, एक नेगेटिव सोर्स चार्ज है हमारे पास, सेंटर पॉइंट को वही हमने उसके क्या कंसिडर किया है, ओरिजिन, ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक टेस्ट चार्ज रखूंगा, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलिए ये हमने इसको सही करके लिख
लेते हैं टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज हमने यहाँ पे रखा जो कि इस वक्त ओरिजिन से इस वक्त कितनी डिस्प्लेसमेंट पे है, एस की डिस्प्लेसमेंट पे है। दिस इज एस इज डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब मुझे बताइए कि ये नेगेटिव सोर्स चार्ज इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और क्या वो इसकी डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाएगा या कम करेगा? लेफ्ट साइड पे लगाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को कम करेगा। बिल्कुल सही है। तो लेफ्ट साइड के ऊपर फोर्स लगाएगा और डिस्प्लेसमेंट को कम करेगा। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट कम हो रही होगी यानी डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि इसका वर्क डन पॉजिटिव माना जाएगा या नेगेटिव माना जाएगा? नेगेटिव होगा वर्क डन। वर्क डन बाय नेगेटिव सोर्स चार्ज इज नेगेटिव ऑन टेस्ट चार्ज। ओके जी, एग्री करते हैं सारे इस बात से? यस ठीक है। सर। अच्छा अच्छा, ये कहानी क्यों बन गई है? इसलिए बन गई है जनाब क्योंकि आपने अपने टेस्ट चार्ज को कैसा चुन लिया है, पॉजिटिव। अगर 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 आपके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चूज किया होता टेस्ट चार्ज को, तो क्या ये कहानी उस वक्त भी सेम रहती या ये कहानी उल्टी हो जाती? उल्टी हो जाती। ठीक है। अगर हमारा टेस्ट चार्ज नेगेटिव होता तो पॉजिटिव के वर्क को हम नेगेटिव मान रहे होते और नेगेटिव के वर्क को हम पॉजिटिव मान रहे होते। तो आप लोग अक्सर किताबों में ये पढ़ोगे कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज का जो वर्क डन होता है टेस्ट चार्ज पे वो पॉजिटिव होता है, या पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और बोलते हैं यार ऐसा क्यों होता है? इसका सिंपल सा आंसर ये है क्योंकि आपने अपना टेस्ट चार्ज कैसा लिया हुआ है, पॉजिटिव ले लिया। यानी एक कंक्लूजन हमने बनाया कि जब भी रिपल्जन का फोर्स होगा, रिपल्जन फोर्स इंक्रीज करेगा किसको? डिस्प्लेसमेंट को। यानी वर्क कैसा करेगा? वर्क कैसा करेगा? पॉजिटिव। जबकि अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज करेगा डिस्प्लेसमेंट को, और वर्क कैसा करेगा? नेगेटिव वर्क करेगा। एग्रीड? ये बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है? अट्रैक्टिव। अगर ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव है तो क्या हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल या ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को प्लस में लिया था या माइनस में लिया था? माइनस में लिया था। हमने माइनस में लिया था। उसका रीजन क्या था? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स का वर्क पॉजिटिव होता, नेगेटिव होता है सॉरी, और रिपल्सिव फोर्स का वर्क हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। इसमें किसी बच्चे को कोई सवाल करना है तो पूछ लो जी। जैनब, सैयदा जैनब, वरीशा, जैद, हसन, सारिम, सुफियान, मिकराम, नेहा, नबील, रमशा, रमला, परवा, फातिमा, मलाइका, अलीज़ा, ईशान, अरहम, मरियम, फातिमा, अली, कोई किसी को कोई सवाल करना है तो पूछ लो। आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर कि हम जब भी अट्रैक्टिव फोर्स कहीं देखेंगे तो हम मान लेंगे यार उसका वर्क नेगेटिव है, और रिपल्सिव फोर्स देखेंगे तो उसका वर्क हमेशा कैसा माना जाएगा? पॉजिटिव माना जाएगा। अब हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल की तरह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को डिफाइन करने की कोशिश की, लेकिन हम सबसे पहले चलिए पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन है? व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डिट्टो डेफिनेशन हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल जैसे। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है? इट इज द वर्क डन, प्लीज नोट इट डाउन,
electrical potential at a point, electrical potential at a point in electric field. Electric potential at a point in electric field is work done to bring a unit charge from infinity to that point, from infinity to that point. ठीक है जी, हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, उससे R की सेपरेशन के ऊपर एक पॉइंट A है, और उस A से और दूर हम चले जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक B पॉइंट आ जाएगा, जिसको मैंने इन्फिनिटी कंसिडर किया। इन्फिनिटी पॉइंट पे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 होगी, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी कितना होगा, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का सिंबल वोल्टेज की तरह V का सिंबल होता है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, VB कितना है, 0। और इस टेस्ट चार्ज को हमने B से मूव किया, फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करवाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, और इसको उठा के हम यहाँ पे ले आए। हमने यहाँ से फोर्स लगाई होगी और हमने ये डिस्प्लेसमेंट की, यानी हमने इस पे वर्क किया। अब जब हम इसको वर्क करके यहाँ पे लेके आए, तो इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल कितना होगा, VA। कितना पोटेंशियल हो जाएगा, VA। ओके, इसके पोटेंशियल में कोई चेंज आया होगा, तो अगर हमें चेंज इन पोटेंशियल निकालना है, तो चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, VA माइनस VB। ठीक है, और VB क्योंकि 0 है, तो हम सिंपली क्या बोलेंगे कि चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर है, VA के। ठीक है जी। अब ये चेंज इन पोटेंशियल क्यों हुआ है, क्योंकि आपने इस यूनिट चार्ज पे 1 कूलम चार्ज पे क्या किया है, वर्क किया। तो अगर आपको उसको वर्क को निकालना है, तो वर्क इसके बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। और क्योंकि आपका चार्ज 1 कूलम है, तो आपका वर्क सिंपली किसके बराबर कंसीडर किया जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बराबर या पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही कंसीडर कर लिया जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका सबको समझ में आया, आप सब पहले भी ये पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल के अगर आप चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन मिल जाएगा। जी, इज दैट क्लियर? This is the definition of electrical potential. Electrical potential is work done to bring a unit charge from infinity to a point. और obviously वो point किसके अंदर होगा, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, एक सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल के लिए हमने जो फॉर्मूला बनाया है, ये तो वर्क डन के लिए बनाया, लेकिन अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किसी पॉइंट पे, तो पोटेंशियल लेट से VA पे मुझे कैलकुलेट करना है, तो वो बराबर होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के, क्योंकि A सोर्स चार्ज से कितनी सेपरेशन के ऊपर है, R की सेपरेशन, तो ये हमें VA का पोटेंशियल मिल जाएगा। और क्योंकि VB इन्फिनिटी पे है, तो अगर आप R को इन्फिनिटी रखोगे तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 होती है। जब भी मैंने कहा कि VB का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0, जिसमें ये Q कैपिटल क्या है, सोर्स चार्ज है। दिस इज नॉट द टेस्ट चार्ज, दिस इज द सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज होता है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि K किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और K की वैल्यू 8.99 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। तो आप चाहें तो इस फॉर्मूले को शॉर्ट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू K Q अपॉन R। इट इज टोटली अप टू यू। बुक्स में ज्यादातर ये फॉर्मूला ऐसे दिखता है, बट इफ यू हैव known the value of K, you can just simply solve it like this as well. Okay? Anybody is having any question, please ask.
एंड प्लीज कॉपी दैट एज वेल, इसको कॉपी भी कर लीजिए। कॉपी हो जाए बता दीजिएगा। डन। Yes, sir. अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वेरिएशन किस तरीके से होती है इसको भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वेरिएशन, लेट्स से मुझे एक बात बताइए, एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, जिसकी वैल्यू कैपिटल क्यू है। एक टेस्ट चार्ज को मैं ए पे रखूं, बी पे रखूं या सी पे रखूं, ठीक है, ए पे रखूं, बी पे रखूं या सी पे रखूं, सबसे ज्यादा हाई पोटेंशियल मुझे किस जगह मिलेगा, ए पे, बी पे या सी पे? ए पे। सबसे हाई पोटेंशियल आपको ए पे मिलेगा, यानी उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर हुई भी होगी। बाय द वे, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी को स्टोर करना होता है, पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर एनर्जी बोलते हैं, तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी को स्टोर करना होता है तो एक चीज आप सबको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको एक कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना होता है। जैसे कि जब आप अपने टेस्ट चार्ज को लेट से सी से धक्का लगा के ए तक लेके आएंगे तो ए पे इसके पास बहुत सारी एनर्जी स्टोर हुई भी होगी, ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे ये वापस राइट साइड के ऊपर भागेगा। आप इसको यहाँ से लाए होंगे घसीटते हुए सी से ए तक, तो फोर्स लगा के आपने इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट किया होगा, यानी वर्क किया होगा, और वो आपका वर्क इसके अंदर क्या बन गया होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन के क्या हुआ होगा, स्टोर हुआ होगा। एग्री करते हैं सारे इस बात को? जी जी, Yes, ये sir. बात पहले मैं ये पॉइंट क्लियर कर चुका हूँ ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर करने के लिए एक कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। एक्चुअली में जब आप इसको यहाँ से यूं घसीट के लेके आ रहे होगे अपनी अप्लाइड फोर्स एफ से, तो आपके ऊपर ये सोर्स चार्ज एक रिपल्जन का फोर्स लगा रहा होगा, और आप इस कंजर्वेटिव फोर्स के, रिपल्जन के कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते करते लाके उसको यहाँ ए पे छोड़ रहे हो, तो आपने इस पे वर्क किया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने एक स्प्रिंग को दबाते हैं तो स्प्रिंग के दबने से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू स्टोर एनर्जी इन ए टेस्ट चार्ज व्हेन यू हैव अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज। अच्छा, अब इक्वेशन, मुझे एक बात ये बताइए कि जो इक्वेशन है वो ये कह रही है के क्यू अपॉन आर। ये मुझे बताइए, अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को बी पे रखूं, सी पे रखूं, ए पे रखूं, तो क्या उससे के या क्यू की वैल्यू पे कोई चेंज आएगा? अगर मैं टेस्ट चार्ज को ए पे रखूं, बी पे रखूं या सी पे रखूं, तो उससे के या क्यू की वैल्यू पे कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा? के कांस्टेंट है और क्यू सोर्स चार्ज की वैल्यू है, तो टेस्ट चार्ज को कहीं भी प्लेस करने से क्या सोर्स चार्ज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो आंसर नहीं पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी पोटेंशियल का सेपरेशन से कैसा रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन है। अब इसका अगर इनवर्स का रिलेशन है, ठीक है जी, तो दिस इज नॉट इनवर्स स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आप याद करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो 1/r² के वो होती है, जबकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और सेपरेशन का रिलेशन कैसा है, इनवर्स का है। यानी if I'll make two graphs for you, the one is electric field strength E and separation, and इसके बिल्कुल नीचे अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ बनाऊं तो यू कैन कंपेयर दीज टू ग्राफ्स। इन दोनों ग्राफ्स में क्या डिफरेंस हो? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ जब हम सरफेस से स्टार्ट करते हैं तो वो सरफेस से इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है,
और ये ग्राफ बड़ा शार्पली, बड़ा तेजी से स्टार्टिंग में डिक्रीज होता है, ठीक है, और ये ग्राफ हमारे पास यूं चला जाए। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा और बेहतर करके बनाता हूँ। ठीक है जी, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है जी, जो कि स्टार्टिंग में बड़ा तेजी से टर्न होगा। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्राफ? अगर यहाँ पे V और R का ग्राफ हो तो ये ग्राफ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले में काफी स्लोली टर्न करता है। दिस ग्राफ इज हैविंग अ वेरी लो ग्रेडियंट एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और जो हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा, ठीक है जी। तो ये इतना शार्पली टर्न नहीं हो रहा होता जितना हमारे पास शार्पली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ टर्न हो रहा है, ठीक है जी। प्लीज कॉपी दैट एज वेल, इसको भी कॉपी कर लीजिए। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। इसमें हम किसी भी पॉइंट के ऊपर इस ग्राफ में K और Q की वैल्यू निकालेंगे तो वो कैसी आएगी? कांस्टेंट आएगी। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही आपको एक कर्व दे के बोल दिया गया है कि प्रूफ करें कि ये एक आइसोलेटेड स्फेरिकल चार्ज का चार्ज ग्राफ है पोटेंशियल का, तो वो कैसे आप प्रूफ करेंगे? तो हम कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालते हैं 2 पॉइंट्स पे। अगर वो कांस्टेंट सेम आ रहे हैं तो ये आपके पास बिल्कुल पॉइंट चार्ज या स्फेरिकल चार्ज का ग्राफ बन सकता है पोटेंशियल का। लेकिन अगर ये वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो फिर ये ग्राफ पॉइंट चार्ज या स्फेरिकल चार्ज का नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, सो दिस वाज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड सेपरेशन ग्राफ। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ से कंपेयर किया है। अब एक बात बताइए, अगर मैं वर्क डन निकालना चाह रहा हूँ तो वर्क डन निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? चार्ज से। पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और वर्क बेसिकली क्या होता है? एनर्जी, यानी वर्क क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी किसके बराबर होगी? डेल्टा V इंटू क्यू के। और डेल्टा V या पोटेंशियल किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम EP लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी, तो छोटा सा P पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। दैट इज V पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें टेस्ट चार्ज की वैल्यू से, बाय द वे दिस इज द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज, या जो भी चार्ज हम मूव कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है जी। यानी अगर हम पोटेंशियल को चार्ज की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल को चार्ज की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन बनती है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर नहीं होगा, याद रखिएगा। और ऑब्वियसली इफ यू कैन टेक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज K, so this will become electrical potential energy is equals to Q upon R, और यहाँ पे K आ जाएगा, ठीक है जी। So this can also be the equation of electrical potential energy। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशंस में क्या डिफरेंस होगा? तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन थी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। जबकि अब आपके पास जो डेफिनेशन आएगी उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की, उस डेफिनेशन में से बस वर्ड यूनिट चार्ज चला जाएगा और उसकी जगह खाली क्या आएगा? चार्ज आ जाएगा, यानी वर्ड यूनिट आपने हटा देना।
तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी at a point, electrical potential energy at a point in an electric field, in electric field in electric field is work done to bring a charge, work done to bring a charge from infinity from infinity to that point, from infinity to that point। ठीक है जी। अच्छा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का ऑब्वियसली यूनिट क्या होगा, जूल। जे सिंबल है, ऑब्वियसली एनर्जी है तो कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर, नो डायरेक्शन। और इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो यूनिट होगा वो होगा जूल्स पर कूलम, जूल्स पर कूलम, जो कि वोल्टेज का यूनिट्स होता है, या फिर हम इसको वोल्ट्स भी लिख सकते हैं जिसका सिंबल वी होता है। और ये भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट्स हो सकता है या जूल्स पर कूलम भी हो सकता है, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट होगा जूल्स, और ये एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी, इसको कॉपी कर लीजिए। Any questions? जी, इसको भी क्वेश्चन पूछना है। आज आप लोग सारे इतने टोन क्यों हुए हैं भाई? सर सब इतने टोन क्यों हुए हैं आज? अच्छा, लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन। बस 10 बजे ही उठा था तब क्लास थी। लेट अस सॉल्व अ पास्ट पेपर क्वेश्चन। एक पास्ट पेपर का सवाल करते हैं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप सबको? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ October November 2014 पेपर 4-1।
क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले उसने पूछा है डिफाइन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट. Electrical potential at a point in electric field is work done to bring a unit charge from infinity to that point. ठीक है जी. तो ये आपके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन हो जाएगी. उसके बाद कहता है जी an isolated metal sphere is positively charged. The variation with the potential V with the distance x from the center of the sphere is shown in figure 5.1. तो आपके पास उसका पोटेंशियल का ग्राफ जो है वो शो किया हुआ है सेंटर से, और ये इस तरीके से इसका ग्राफ दिया. Using figure 5.1 suggests why the radius of the sphere cannot be greater than 0.1 centimeter. तो आपके पास रेडियस क्यों नहीं 0.1 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा हो सकता है? तो उसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि आप जो ग्राफ देख रहे हैं दैट इज स्टार्टिंग एक्चुअली फ्रॉम दिस पॉइंट. ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है जी. और अगर ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है विच इज़ हैविंग अ वैल्यू ऑफ, कितनी वैल्यू है भाई ये? 1 ही है सर ये भी. हाँ 1 के बराबर वैल्यू. तो 1 से ज़्यादा इसका गैप के पास हो नहीं, बिकॉज द ग्राफ द वेरिएशन इन द पोटेंशियल इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सेंटीमीटर, क्योंकि आपकी वेरिएशन किससे स्टार्ट हो रही है? 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रही है. ठीक है जी. तो ये हमने इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देना है. देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड. Using figure 5.1 suggests that the charge on the sphere behave as if it is a point charge. तो आपको इस ग्राफ को देखते हुए ये प्रूफ करना है कि ये चार्ज जो है ये स्फेरिकल चार्ज या पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है. तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि V is equals to KQ upon R, और K और Q क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. तो आप बेसिकली क्या करोगे, आप कोई भी 2 पॉइंट्स इसमें से चूज करके, कोई भी 2 पॉइंट्स निकाल के उसमें R और V के आप उसकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है. क्योंकि VR इज इक्वल्स टू KQ हो जाएगा, और दोनों पॉइंट्स पे KQ की वैल्यू यानी कांस्टेंट की वैल्यू अगर सेम आती है, कोई भी 2 पॉइंट्स लेके अच्छी तरह बड़ी सेपरेशन कर लीजिएगा, तो आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा कि ये पॉइंट चार्ज के तौर पे बिहेव कर रहा है. और अगर ये नहीं आता तो फिर ये स्फेरिकल चार्ज या पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव नहीं कर. ठीक है जी. विल यू बी एबल टू डू दैट? जी सर समझ नहीं आया. समझ नहीं आया. चले मैं कर लेता हूँ इसको, मैं करवा देता हूँ. ठहरे जस्ट अ सेकंड. कोई भी 2 पॉइंट्स निकालते हैं. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. सबसे पहला पॉइंट यही वाला ले लेते हैं ज़ैड. हम ये पॉइंट पकड़ लेते हैं जिसमें हमें पता है कि वैल्यू एक्स एक्सिस पे क्या है 1, और वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू आई है? कैन एनीवन काउंट? 120 से 160 तक जाते हुए हमारे पास 180. हमें कितने बॉक्सेस मिल रहे हैं? 10 बॉक्सेस. 10 बॉक्स. यानी आपके पास 10 बॉक्सेस 40 के बराबर है. ठीक है. 10 बॉक्सेस 40 के बराबर है. तो यहाँ पे हमारे पास कितने बॉक्सेस हमें दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5. तो 5 बॉक्सेस कितने के बराबर होंगे? 20 के. यानी 180. ये 180 हो जाएगा. ठीक है. एक पॉइंट ये ले लीजिए, और इस पे आपके पास एक्स एक्सिस की कितनी वैल्यू है? 1 सेंटीमीटर. दूसरा पॉइंट आप कोई और चूज कर लीजिए. लेट अस चूज दिस पॉइंट. इस पॉइंट को ले लेते हैं 4 और. ठीक है. 1 बॉक्स कितने के बराबर हो जाएगा? 4 के, है ना जी. तो ये वैल्यू हो जाएगी 44. यानी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 4 और 44, और दूसरे के क्या हो जाएंगे? 1 और 80. ठीक है जी. अब आप क्या कीजिए, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को यूज करें. यानी पोटेंशियल आपके पास कितना है? 180 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दीजिए. तो क्या वैल्यू आ रही है आपके पास? ये 180. और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स v के कितने हैं? आपके पास है 44. 44 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या वैल्यू आ रही है? 176. 176 विच इज अप्रोक्सीमेटली 180, है ना? हाँ तकरीबन 180 कंसीडर कर सकते हैं. तो इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट्स के ऊपर कांस्टेंट की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आ रही है.
जिसका मतलब है कि ये यस किस तरीके के तौर पे बिहेव कर रहा है, एज ए पॉइंट चार्ज के तौर पे बिहेव कर रहा है। ठीक है जी, हो गया ये। सर कितना डिफरेंस हम लोग वो एक्सक्यूज कर सकते हैं? अगर 170 को तुम दो सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करोगे, 180 क्योंकि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो 176 को दो सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करोगे तो क्या बन रहा है? 180 बनेगा। अगर ये होता 172 और फिर इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड करते तो ये क्या बनता? 170। तो फिर क्या कहते हैं कि ये पॉइंट चार्ज के तौर पे बिहेव कर रहा है? तो आंसर है नो। हमेशा अच्छा, कांस्टेंट की वैल्यू को दोनों के सिग्निफिकेंट फिगर्स को मैच करके उसके बाद उस पर कमेंट किया जाता है हमेशा। ठीक है, सही है सर। उसके बाद ये हो गया, assuming that the charge on the sphere does behave as a point charge, use the data from figure 5.1 determine the charge on the sphere। स्फीयर के ऊपर चार्ज को डिटरमाइन करना है। तो बड़ा सिंपल सा है भाई, किसी भी एक पॉइंट की पोटेंशियल की वैल्यू उठा लो, ठीक है, बल्कि चार्ज डिटरमाइन करना ना, अभी ये निकाला था ना 180, ठीक है, 180 निकाला है ना, ये वी आर के बराबर है, वी आर इज इक्वल्स टू के क्यू, यानी क्यू इज इक्वल्स टू वी आर डिवाइडेड बाई के, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू क्या होती है? 8.99 इंटू 10 टू द पावर 9। 180 को 8.99 इंटू 10 टू द पावर 9 से डिवाइड कर दो, चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। क्या आंसर आ रहा है? टू इंटू 10 टू द पावर -6, बिल्कुल सही है ज़ैनब, दैट इज द आंसर ऑफ के। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं एक आखिरी सवाल करने जा रहा हूँ तुम लोगों से। अगर वो तुमसे कहता कि यूज फिगर 5.1 डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट सेपरेशन ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो अगर आपसे कहा जाए कि इस ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो वो कैसे निकलेगी? उसका सिंपल तरीका ये होता है बच्चों कि आप इस 4 सेंटीमीटर के पॉइंट पे इस ग्राफ का क्या निकाल लेंगे? क्या निकालेंगे जी? ग्रेडियंट टेंजेंट बना के। ग्रेडियंट, टेंजेंट बना के इसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे। जो इसका किसी भी ग्रेडियंट पॉइंट पे होगा, सर? अगर 4 पे मांगा गया ना Z, तो फिर 4 पे बनाएंगे। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी भी एक पॉइंट पे होती है, तो वर्ड यूज होता है पॉइंट हमेशा, ठीक है ना? ओके। ये जो ग्रेडियंट होगा इसका ग्रेडियंट, ये किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E के बराबर। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये? जी सर। चले अब यहाँ स्टॉप करते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।